हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज एंटाई फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज हम बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ डिबंक करेंगे जो फेक प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर के यूरोकॉप्टर AS-350B3 हेलीकॉप्टर के हवाले से कि जब वो क्रैश हुआ और किस तरीके से हमारे दुश्मन ने उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया, तो उसके प्रोपेगेंडा को भी डिबंक करेंगे और आपको टाइमलाइन के थ्रू प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से किस तरह इंसिडेंट हुआ और उसमें जो हमारे 6 ऑफिसर्स हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। वीडियो की तरफ जाने से पहले हम अपने तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने शोहदा को कभी मत भूलें। उन्होंने अपनी जानें इस कौम के लिए कुर्बान की और उनके सेक्रीफाइस को ना हम कभी भूले हैं, न कभी हम भूलेंगे और ना ही किसी को भूलने देंगे। हमारी तमाम तर सिंपथीज, दुआएं शोहदा के साथ हैं और ख़ास तौर पे शोहदा की फैमिलीज के साथ हैं। ये कौमी सानिया है और कौम को इस सानिया के अंदर अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए और जो कि वो इनफैक्ट खड़ी हुई भी हैं अपनी अफवाज के साथ। ये क्रैश एनालिसिस और डिबंकिंग ऑफ प्रोपेगेंडा हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दुश्मन को ये याद रहे कि पाकिस्तानी कौम जिंदा है और वो अपने शोहदा के साथ खड़ी हुई है। ये एनालिसिस फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड है और इसके अंदर दुश्मन के लिए पैगाम है कि हम जिंदा हैं और दुश्मन के किसी भी प्रोपेगेंडा के अंदर नहीं आएंगे। तो चलें एनालिसिस की तरफ चलते हैं और प्रोपेगेंडा को डिबंक करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। जिस तरह के सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तूफानी बारिशों का मूनसून का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में इन एड ऑफ सिविल पावर यानी कि गवर्नमेंट की सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल जगहों पे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि रेस्क्यू और रिलीफ किया जा सके जो कि लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जिनको राशन पहुँचाना है या वहाँ से रेस्क्यू करना है। तो उसकी जो एड ऑफ सिविल पावर के अंदर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और तीनों ही आर्म फोर्स, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों ही अपने अपने डोमेन्स में रहते हुए जहाँ पे उनको फिजिबल होता है या जहाँ पे उनके एसेट्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पे वो सिविल गवर्नमेंट की हेल्प कर रही हैं। और ये हेलीकॉप्टर भी उसी मकसद के लिए वहाँ पे अवेलेबल था। मैं जाऊँगा इस तरफ के कौन लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूं कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश किस जगह के ऊपर हुआ है। 1 अगस्त 2022 को पाकिस्तान आर्मी एविएशन का यूरोकॉप्टर AS-350B3 एक्रुल हेलीकॉप्टर कोयटा से कराची के लिए फ्लाई किया ताकि वो फ्लड ऑपरेशंस जो था वो वहां पे मॉनिटर कर सके और वापसी के ऊपर उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ जो राब्ता था वो मुनक़ता हुआ या डिसमिस हुआ और जो न्यूज़ है वो तकरीबन ऑफिशियली रात को 11 बजे जो थी वो कंफर्म हुई। अब देखें, 2 तरह की न्यूज़ होती है, एक सोर्सेज से आ रही होती है जो मीडिया पे चल रही होती है और एक होती है ऑफिशियल कंफर्मेशन। तो तकरीबन 11 बजे के करीब, 10:30-11 बजे के करीब ISPR ने ऑफिशियली ट्वीट करके बताया कि हेलीकॉप्टर जो है वो मिसिंग हुआ है, अभी तक क्रैश की कोई रिपोर्ट नहीं आई। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बादियों नज़र में अगर 5 से 6 घंटे से हेलीकॉप्टर मिसिंग है तो वो क्रैश ही कर गया होगा, लेकिन ये मैं आपको ऑफिशियल डाटा कोट कर रहा हूं सारा कि 11 बजे के अराउंड ISPR की ऑफिशियल ट्वीट आई कि हमारा एक हेलीकॉप्टर मिसिंग है और इसकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दूं कि उससे पहले अनऑफिशियली मीडिया पे खबरें चलनी शुरू हो गई थी। इवन के जो लोग उसके अंदर ऑन बोर्ड थे हेलीकॉप्टर के अंदर, उनकी भी नामों की लिस्ट आ गई थी। जैसे ही ये खबर आई, साथ ही ये खबर भी आ गई और उससे पहले भी पाकिस्तान आर्मी के भी और पाकिस्तान आर्म फोर्स के जितने भी एरियल एसेट्स थे, जिसमें जहाज भी शामिल है, हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, उनको डिस्पैच कर दिया गया था रेस्क्यू के लिए। लेकिन अगले दिन उसका रैकेज मिला हेलीकॉप्टर का, क्योंकि वहाँ पे बैड वेदर भी था और भी बहुत सारे कंबाइंड फैक्टर्स थे। ऑब्वियसली रात का वक्त हो चुका हुआ था तो तलाश करना मुश्किल हो जाता है। तो अगले दिन उसका हेलीकॉप्टर का जो मलबा था, जिसको आप रैकेज कहते हैं, वो मिला मूसा गोट से लसबेला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर। और उसके अंदर जो भी 6 हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनकी शहादत भी ISPR ने एक ऑफिशियल ट्वीट के थ्रू पोस्ट कर दी, डाल दी, कि बता दिया कि ये ऑफिसर जो हैं शहीद हो गए हैं। उसमें सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कि 12th कोर के कमांडर थे, जिसको कोयटा कोर भी कहते हैं। उसके बाद ब्रिगेडियर अप्रूव्ड मेजर जनरल, यानी कि अभी उनको रैंक लगे नहीं थे लेकिन उनको जो प्रमोशन बोर्ड होता है उसने जो था वो अप्रूव कर दिया था मेजर जनरल के लिए, अमजद हनीफ साहब शहीद। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद, मेजर सईद अहमद शहीद, मेजर मोहम्मद तला मनान शहीद, नायक मुदस्सिर फयाज शहीद।
ये 6 जो हमारे शोधा हैं इनका कंफर्मेशन ISPR ने अगले दिन ट्वीट करके बता दिया था। अब यहाँ पे ये बात बता चलूं कि जो कि टेरेन है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिमोट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है और आबादी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी काफ़ी कम है। तो और रात का वक्त भी हो गया था, तो रैकेज फाइंड करने में तकरीबन सुबह तक हो गया और तय बतय के रैकेज फाइंड होता है, रिकवरी होती है, तो फिर ये ऑफिशियल ट्वीट की जाती है। क्योंकि जो ISPR जैसे इदारे होते हैं, जो आपके गवर्नमेंट के ऑफिशियल इदारे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल इदारे होते हैं। वो ऐसे नहीं कर सकते कि वक्त से पहले ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दें या वक्त से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो वो जो ऑफिशियल जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उनका एक टाइम लाइन्स होती हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। देखें, अगर आपको कोई भी XYZ बंदा रिपोर्ट कर रहा है ऑफिशियली अनऑफिशियली, तो वो उसकी डोमेन है, लेकिन जो इदारे होते हैं वो ऑफिशियली अपडेट करके बताते हैं और प्रॉपर सिनेरियो से बताते हैं, प्रॉपर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से बताते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है। ISPR ने अपनी इस ऑफिशियल ट्वीट में ये भी बता दिया कि जो इंसिडेंट हुआ है वो बैड वेदर की वजह से हुआ है और साथ ये भी लिख दिया कि ये अभी इनिशियल रिपोर्ट है, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बैड वेदर की वजह से हुआ है। अब इससे ज्यादा ISPR ने क्यों नहीं ट्वीट किया वो भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठता है एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और अगर जिन लोगों को बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का थोड़ा बहुत आइडिया है या जो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिनको इनका आइडिया है लोगों को, या वो डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहते हैं इस तरह की, उनको ये बात पता होगी कि तकरीबन महीने से 2 महीने और समटाइम 6-6 महीने लगते हैं, लग जाते हैं एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस के लिए। और मैं आपको यहाँ इनफैक्ट रिकमेंड करूंगा कि नेशनल जियोग्राफी की एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस आप पढ़ें और देखें, ताकि आपको ये पता चले कि उसके अंदर कितना ज्यादा टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन, एयर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन करने के अंदर। तो ये ऐसा नहीं होता कि आप फौरन ही जो है वो बस जैसे ही क्रैश हुआ और साथ ही आप एनालिसिस दे दें। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो कि ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पूरा क्रैश एनालिसिस दे रहे थे और अभी रैकेज भी फाउंड नहीं हुआ था, उनको हेलीकॉप्टर का नाम भी नहीं पता था। कुछ लोग MI-17 लिख रहे थे, कुछ लोग एक्रेल के स्पेलिंग गलत लिख रहे थे, कुछ A से लिख रहे थे, कुछ किस तरीके से लिख रहे थे। तो कहने की बात यह है कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, जो किसी पोजीशन पे भी नहीं है, वो कैसे एनालिसिस कर सकते हैं सिचुएशन को, और जब तक रैकेज भी नहीं मिला। और हम जो ये एनालिसिस कर रहे हैं वो 2 चीजों की वजह से कर रहे हैं। इस एनालिसिस में मेनली हम प्रोपेगेंडा को डीबंक कर रहे हैं और दूसरा जो भी ऑफिशियल डाटा है उसके मुताबिक हम एनालिसिस दे रहे हैं। तो जो इनिशियली ISPR ने कहा वो ये बता दिया कि बैड वेदर है, ताहम ये भी बता दिया कि ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है और ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठेगा, वो मैंने आपको उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। तो वो फिर एक रिपोर्ट भी जनरेट की जाएगी या रिपोर्ट भी ऑफिशियली जनरेट होगी। मैंने आपको ऑलरेडी पैसेंजर लिस्ट बता दी है। तो अब हम चलते हैं प्रोपेगेंडा को डीबंक करने की तरफ। अब प्रोपेगेंडा करना जो है ना इस तरह के मामले में वो बहुत ही आसान काम होता है। उसकी रीजन ये है कि आपने कोई भी शोशा छोड़ देना होता है, फैक्ट्स और फिगर्स की और एनालिसिस की जरूरत ही नहीं होती। तो हम सबको पता है कि इंडियन इंटेलिजेंस की जो बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह BLA, ब्रास और भी जितने इसके फ्रैगमेंट्स और सेक्शंस हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया और इंडियंस की सपोर्ट भी उनको कंप्लीट हासिल थी इस हवाले से कि जो पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर है वो जी शॉट डाउन किया गया है मैन पैड से या AA गन से। AA गन्स कहते हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को। अच्छा, फिर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि जो ये BLA, BLF और ब्रास के क्लेम्स थे, इनके ऊपर इन्होंने कहा जी कि हमने लसबेला के ऊपर से शॉट डाउन किया है। अगर हम इस इलाके को देखें तो ये सिंध बॉर्डर के बिल्कुल करीब बनता है और इस इलाके में इन ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेजेंस 0 है। ये ऑर्गेनाइजेशंस इस इलाके में प्रेजेंट ही नहीं है, कभी भी इनके शवाहिद इस इलाके से नहीं मिले कि ये यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इससे तो ये भी पता चलता है कि यहाँ पे ये है ही नहीं, तो ये काम ये कैसे कर सकते हैं। और अब हम इसको टेक्निकली भी डीबंक करेंगे। ब्रास ने, जो कि ऑब्वियसली एक बैंड टेररिस्ट आउटफिट है, उसने ये बात क्लेम की कि हमने, और उसने ये ऑफिशियली क्लेम की कि हमने जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ जो है ये हेलीकॉप्टर शॉट डाउन किया है। और उनके जो एसोसिएटेड अकाउंट्स थे जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे ट्विटर पे, फेसबुक के ऊपर, दाएं बाएं बाकी सब मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये कह रहे थे कि हमने मैन पैड से शॉट डाउन किया है। तो या तो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट गलत है या फिर उनके जो प्रोपेगेंडा सेल्स के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो गलत बात फैला रहे हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज ही हो सकती है। तो मैन पैड हो सकता है या एंटी एयरक्राफ्ट गन हो सकती है। अगर हम मैन पैड की बात करें, जो 2-3 तस्वीरें उनके सोशल मीडिया की तरफ से आ रही थी, तो वो इसलिए भी फेक थी कि वो तस्वीरें शेयर कर रहे थे वो मैन पैड का सिर्फ ट्यूब लॉन्चर था, उसके साथ कंप्लीट सिस्टम लगता है जिसको कूलिंग सिस्टम कहते हैं, वो वहां पे उसके साथ नहीं था। तो कहने की बात यह है कि वो या तो मैन पैड वाली बात गलत है या एंटी एयरक्राफ्ट गन वाली बात गलत है। एंटी एयरक्राफ्ट गन वाली बात गलत है। और हिस्ट्री में भी हमने इनके पास मैन पैड्स की एग्जांपल्स नहीं देखी। कहीं आज से 10, 15, 20 साल पहले कहीं एक कोई तस्वीर इनकी अगर है भी मैन पैड के साथ तो वो पुरानी है। उसके बाद उनसे कैपेबिलिटी ना सिर्फ उनके पास से खत्म कर दी गई थी, बल्कि उनके पास अभी कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती।
तो चलते हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन के क्लेम की तरफ कि उन्होंने जो एंटी एयरक्राफ्ट गन का क्लेम किया उसके अंदर कितनी सदाकत है। एक्चुअली बात यह है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है ना वो बहुत हैवी होती है। तो बंदा इनसे ये पूछे कि आप कंधे पे लेके फिर रहे थे इस एंटी एयरक्राफ्ट गन को या खच्चर पे लेके फिर रहे थे, किस तरह लेके फिर रहे थे? बिकॉज उस इलाके में हेलीकॉप्टर की रैकी करना विद एंटी एयरक्राफ्ट गन इज नियर टू इम्पॉसिबल। आप सिर्फ उसी सूरत में एंटी एयरक्राफ्ट गन लेके फिर सकते हैं कि अगर आप हल्क हो, और आप हल्क तो है नहीं, तो आप एंटी एयरक्राफ्ट गन लेके किस तरह फिर रहे थे? फिर दूसरी बात यह कि हमने पास में देखा है कि जब भी ये बैंड आउटफिट्स जिसमें ब्रास है, BLA है, BLF है, जितनी भी ये बैंड आउटफिट्स हैं, बैंड टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, इन्होंने जब भी ऐसी कोई कार्रवाई की है तो उसके पिक्टोरियल एविडेंस या वीडियोस ये साथ देते हैं। यानी कि पिक्चर तो वीडियोस भी ये देते हैं जब भी हमारी आर्मी के ऊपर डिफरेंट जगहों पे इन्होंने अटैक्स किए हैं, पास में टेररिस्ट अटैक्स किए और शहीद किया हमारे फौजियों को, तो ये उसके कोई विजुअल एविडेंस देते हैं, कोई पिक्चर्स देते हैं। तो इस केस में उन्होंने कोई ना पिक्चर दी ना वीडियो दी, जो कि एक बड़ी अजीबोगरीब बात है इनकी अगर हिस्ट्री को हम देखें तो यहां से भी हमें शक पड़ता है कि ये शायद फेक क्लेम है, और ये यकीनन एक फेक क्लेम है। मैंने यहां पे अभी तक 3 चीजें रखी हैं। पहले तो ये चीज रखी है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन को शोल्डर पे लेके आप फिर नहीं सकते, वो बहुत भारी होती है। दूसरी चीज मैंने ये रखी है कि इनके एसोसिएटेड अकाउंट्स ये बात कर रहे थे कि हमने मैनपैड से शॉट डाउन किया है, और जो ऑफिशियल न्यूज आई है वो कहती है कि हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन से शॉट डाउन किया है। मैनपैड के भी हवाले से मैंने आपको शवाहिद बता दी हैं कि किनके पास हैं या नहीं है। और तीसरी मैंने ये बात कही है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई करती हैं तो ये हमेशा उसके एविडेंस देती हैं, चाहे वो पिक्चर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियोस की फॉर्म में हो, और इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई। तो इन तीनों एनालिसिस के हिसाब से अभी तक हमें इनका क्लेम जो है वो गलत नज़र आता है। अब आ जाते हैं 5वीं चीज़ के ऊपर, जो रैकेज की तस्वीरें हैं। और ऑब्वियसली हमने रैकेज की तस्वीरें शेयर नहीं करनी है अपने सोशल मीडिया से। उसकी रीज़न ये है कि हम रिस्पेक्ट करना चाहते हैं अपने शोधा की और उनकी फैमिलीज़ की। लेकिन वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, आप उनको सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप उस तस्वीरों को एनालाइज करें जो कि हमने तो किया है, जो टेल सेक्शन है वो कंप्लीट इंटैक्ट है हेलीकॉप्टर का। तो अगर टेल सेक्शन इंटैक्ट है और आग भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, तो किस तरीके से आप ये क्लेम कर सकते हैं कि उसको मैनपैड या एंटी एयरक्राफ्ट गन ने हिट किया है? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में हमने जितने भी मैनपैड या एंटी एयरक्राफ्ट गन हिट्स देखे हैं उसके अंदर हेलीकॉप्टर को बहुत बुरी तरीके से आग लगी हुई होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हवा के अंदर जब हिट होता है तो उसका फ्यूल जो है वो आग पकड़ लेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया इस केस के अंदर। रैकेज कंप्लीटली अनबर्न्ड ग्राउंड के ऊपर मौजूद था, पहाड़ की चोटी से मिला था। तो कहने की बात यह है कि अभी तक जो मैं आपके सामने एविडेंस रख रहा हूं, बातें कर रहा हूं, वो सारी फैक्चुअली राइट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फर्दर इनके प्रोपेगेंडा को डीबंक करने के हवाले से। अगर हम यही बात कर लें कि इन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन से शॉट डाउन किया है, तो कौन से कैलिबर की वो एंटी एयरक्राफ्ट गन थी? क्या उसके साथ ट्राइपॉड यूज हुआ था? क्योंकि एंटी एयरक्राफ्ट गन को आपको ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करना पड़ता है फायर करने से पहले, और उसके सेटअप करने के लिए काफी टाइम लगता है, और हेलीकॉप्टर जो होता है वो ऊपर से तब तक गुजर चुका हुआ होता है। तो कहने की बात यह है कि ये क्लेम्स अभी तक हमें फेक नजर आ रहे हैं। फिर इनको ये कैसे पता चला कि एग्जैक्टली यही हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर हमारे ये वाले लोग मौजूद हैं? क्योंकि वहां पे मल्टीपल हेलीकॉप्टर मिशन फ्लाई कर रहे थे। इसके अलावा जो एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है वो 34 kg की होती है। तो वो 34 kg की गन को विद ट्राइपॉड वगैरह लेके कैसे जमीन के ऊपर फिरे थे? क्योंकि वहां पे रोड्स वगैरह तो अवेलेबल ही नहीं है, आप गाड़ियों के ऊपर तो पेट्रोलिंग कर ही नहीं सकते। फिर आप आ जाएं इस बात के ऊपर कि जो ऑफिशियली क्लेम भी कर रही है ब्रास, वो उनका जो क्लेम करने वाला बंदा है वो एक 3rd टायर लीडरशिप है। अगर इतना बड़ा उन्होंने अचीवमेंट की है तो उनकी 1st टायर लीडरशिप क्यों नहीं इस बात को क्लेम कर रही है? यानी कि कोई ना कोई मदाल में कुछ काला जरूर है, वो झूठ बोल रहे हैं। और अभी तक मैंने आपको जितने एविडेंस दिए हैं उनके तमाम झूठ जो हैं वो हम डीबंक करते जा रहे हैं बारी बारी। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं तमाम इस इन्वेस्टिगेशन को करने के ऊपर, जो कि मैंने आपके सामने शवाहिद रखे हैं और प्रूफ रखे हैं। ये बेसिकली इसलिए कर रहे थे ताकि अपने जो आका हैं भारत के अंदर उनसे पैसे ले सके, क्योंकि हमें पता है कि भारत जो है ये BLA, BLF, BNA और ब्रास को जो है वो फंड करता है, और वो सिर्फ पैसे क्लेम करने के लिए भारत से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। इसके अंदर कोई भी सदाकत मौजूद नहीं है। और एक और बात, जिस ट्विटर हैंडल से इनका ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी हुआ है वो बिल्कुल नया बना हुआ ट्विटर हैंडल था, और उसके ऊपर कोई भी और ट्वीट मौजूद नहीं थी। तो ये तमाम शवाहिद आपको एक ही चीज बताते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना, ताकि वो इंडिया से
पैसे ले सकें, क्योंकि वो इंडिया से पैसे लेके ही पाकिस्तान में टेररिज्म की कार्रवाइयां करते हैं। अब एक और फनी क्लेम की तरफ आते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक ट्विटर अकाउंट है जो कि फेक ट्विटर अकाउंट है। ये तकरीबन इसके 2 फॉलोअर्स हैं और 115 लोगों को फॉलो कर रहा था। सबसे पहले इसने ये खबर दी कि यूएस ड्रोन ने जो है वो पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को शॉट डाउन कर दिया है। अब मजे की बात यह है कि जो यूएस ड्रोन स्ट्राइक हुई अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर मशहूर टेररिस्ट अल-जवारी जो है वो मर गया, जहन्नुम वासिल हुआ, उसका इस बात से इसलिए भी ताल्लुक नहीं है कि वो 31 को हुई है, 31 जुलाई को हुई है। और जो ये हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश है वो 1 अगस्त को हुआ है और 1 अगस्त को भी 6-7 बजे यानी कि शाम में जाके हुआ है। और जो वो स्ट्राइक है वो सुबह के किसी टाइम हुई है। फिर दूसरी बात ये कि जो यूएस ड्रोन है जिसको प्रेडेटर यूज हुआ है, MQ-9 यूज हुआ है, वो एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन कैरी कर रहा था, यानी कि हवा से जमीन पे मारने वाले मिसाइल कैरी कर रहा था। और जो वो मिसाइल कैरी कर रहा था वो भी वार हेड लेस था, ठीक है। और उसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर भी हमारा एनालिसिस मौजूद है हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर हम वीडियो भी बनाएंगे, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा मिसाइल कैरी कर रहा था। वो एयर टू ग्राउंड यूज कर रहा था। और अगर आपने किसी एरियल चीज को हिट करना है तो आपको एयर टू एयर मिसाइल यूज करना पड़ेगा। तो कहने की बात है कि जो ये यूएस ड्रोन से हमारा हेलीकॉप्टर शॉट डाउन हो गया, ये भी एक बेसलेस प्रोपेगेंडा है। इस अकाउंट की भी हम आपको स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर कर रहे हैं। इसने सबसे पहले क्लेम किया था और यहाँ से ये क्लेम उठा लिया गया और उसके ऊपर शुरू कर दिया गया। तो ये फेक अकाउंट है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ड्रोन है वो एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन कैरी कर रहा था, यानी कि हवा से जमीन पे मारने वाले। और अगर आपने हेलीकॉप्टर को हवा में मारना है, अगर हम सपोज भी कर ले, तो आपको एयर टू एयर म्यूनिशन चाहिए। तो उसके पास एयर टू एयर इस तरह का सेटअप ही नहीं था। और वैसे भी वो 31 जुलाई का वाकया है सुबह का, जो यूएस ड्रोन स्ट्राइक है। और ये जो है पाकिस्तान आर्मी एविएशन का जो क्रैश है वो 1 अगस्त का वाकया है, शाम का 5 से 6 बजे के दरमियान का। तो हमने तमाम प्रोपेगेंडा आपके सामने डीबंक कर दिया है। इस वीडियो का यही मकसद था कि हम जितना भी प्रोपेगेंडा है उसको आपके सामने खोल के डीबंक कर दें, ताकि हमारी कौम के सामने सच आ सके। आखिर में मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद रखें। बहुत से ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो पहले कहते थे कि जनरल्स कुर्बानी नहीं देते। आपके 2 जनरल्स ने, एक लेफ्टिनेंट जनरल ने और एक मेजर जनरल ने, कौम की खिदमत करने के दौरान जामे शहादत नोश किया। उनकी फैमिलीज के बारे में सोचें जिनके घर से उनके सरबराह चले गए। हमारी आर्म फोर्सेस की ये रवायत रही है कि वो हर मुश्किल घड़ी में अपनी कौम के साथ खड़े होते हैं। मैं इससे ज़्यादा इस टॉपिक पे कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मेरा हमेशा से ये अज़म रहा है कि कौम को यूनाइट रख के चलना चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप की, किसी भी और बंदे की बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि आपके 2 जनरल ने लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर जामे शहादत नोश किया, इस उम्मीद के साथ कि ना ही हम कभी पास्ट के अंदर कोई शहादत भूले हैं और ना कभी भूलेंगे और ना कभी किसी को भूलने देंगे। हम हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यहाँ पे मैं एक और बात ही बता दूं कि आपका दुश्मन ये चाहता है कि आपकी आवाम और आपकी अफवाज के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान आर्म फोर्स का किरदार जो है वो बहुत ही कलीदी है। यूएस के थिंक टैंक्स ये तक कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की रियासत को गिराना है या पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचानी है या पाकिस्तान को इंस्टेबलाइज करना है तो पाकिस्तान की आर्मी को तबाह और बर्बाद करने की जरूरत है। तो आप इस चीज को, दुश्मन के अज़म को समझने की कोशिश करें। सोसाइटी को पोलराइजेशन की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जितनी भी आवाम है, और इनफैक्ट वो अपनी अफवाज के साथ हैं और वो अपनी अफवाज के साथ खड़े रहेंगे और कभी भी दुश्मन के प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं इस वीडियो के अंदर कुछ इमोशनल जुमले भी हैं, लेकिन वो जरूरी हैं क्योंकि ये कौमी सानिया है, ये कोई छोटा मोटा सानिया नहीं है। हमने वीडियो इसलिए भी थोड़ी देर के बाद बनाई बिकॉज कि हम अपने शहीदों के घर वालों के जो दुख दर्द हैं उसके अंदर प्रॉपर्ली शरीक हो सकें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम नहीं चाहते कि कभी भी दोबारा ज़िंदगी के अंदर ऐसी वीडियो बनानी पड़े या कभी भी कोई ऐसा क्रैश एनालिसिस हमें देना पड़े। ये बहुत दुख की घड़ी है, ये कौमी सानिया है और आप समझ सकते हैं मेरे जज्बात और हमारी टीम के जज्बात, और मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। लेकिन हम सब के जज्बात जो हैं वो वहाँ ख़त्म हो जाते हैं जहाँ उन शोहदा की फैमिलीज़ के जज्बात आते हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान।